रेडी? ओके, गुड मॉर्निंग। स्टेटमेंट आ जाए बच्चों का। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे लोग सिलेबस को देखें। सिलेबस है जो अपना टॉपिक है, पहला टॉपिक है नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध नोट करेंगे। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध हेडिंग दे लो आप। पहला टॉपिक इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये हेडिंग दिया हुआ है और इसके भीतर इतने टॉपिक्स का अध्ययन करना है, ये ध्यान रखेंगे। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, उसके भीतर बहुत सारी बातें दी गई हैं। तो सबसे पहले आप नोट करो नीति शास्त्र एवं मानवीय सहसंबंध। क्लियर है? साउंड क्लियर है? सारे लोग बोल लो, इज इट क्लियर? ओके, गुड मॉर्निंग। कल से एकदम 10 बजे डॉट रहेंगे, ठीक है? ओके, तो नोट करोगे नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। देखो, नीति शास्त्र का संबंध जो है वो मानव से है। मानव से है। इससे संबंधित है। हम नीति शास्त्र में पशुओं के आचरण की विवेचना नहीं करते। मानव का आचरण पशुओं के प्रति कैसा होना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे, बट पशु के द्वारा किए गए क्रियाकलाप का नहीं, प्राकृतिक आपदाओं का नहीं। अगर मानव के कारण कोई आपदा आ रही है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो नीति शास्त्र का संबंध जो है, ध्यान रखेंगे, का संबंध जो है यह मानव से है। किससे है? इसमें हम मानव की चीजों की चर्चा करते हैं, मानव से संबंधित पक्षों की चर्चा करते हैं। अब मानव से है संबंध, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मानव से है तो सभी मानवों के कर्मों की चर्चा हम नीति शास्त्र में नहीं करते। ध्यान रखेंगे जो लोग आज से शुरू कर रहे हैं कि हम नीति शास्त्र में मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। आचरण का मूल्यांकन। अगर कोई पूछे कि एक लाइन में बताओ कि नीति शास्त्र में होता क्या है, कोई कहे एक लाइन में, एकदम छोटे में, संक्षिप्त में, हम कहेंगे नीति शास्त्र में मानव के आचरण का मूल्यांकन किया जाता है। वी इवेल्युएट एक्शंस, वॉलंटरी एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, डेलिबरेट एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। मूल्यांकन का मतलब क्या है? मानव की आचरण का मूल्यांकन किया जाता है नीति शास्त्र के भीतर। सवाल है मूल्यांकन का मतलब क्या है? तो कहोगे हम उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। यह मूल्यांकन का मतलब है। संदर्भ देना, वी इवेल्युएट, या तो हम उचित कहेंगे या फिर अनुचित कहेंगे। सारे लोग ध्यान देना। कोई पूछे नीति शास्त्र में आखिर करते क्या है, बोलो मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। सामने वाला पूछेगा मूल्यांकन का मतलब क्या है, आप कहोगे उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, या तो उचित होगा या अनुचित होगा। सामने वाला पूछ सकता है उचित का मतलब क्या है, आपको उचित का मतलब जो करना चाहिए, और अनुचित का मतलब जो नहीं करना चाहिए। मतलब मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, मानव को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, इसका निर्धारण हम नीति शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। बिल्कुल सीधा फंडा है। मानव के आचरण का, पशुओं के आचरण का नहीं। सड़क पे कोई पशु किसी को धक्का मार दे या चोट पहुंचा दे, हम ये चर्चा नहीं करेंगे पशु का आचरण उचित है, उसे ये काम नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये सब चर्चा नहीं होती है। हम उसके मालिक को जरूर कह सकते हैं कि तुमने क्यों पशु को आवारा छोड़ दिया सड़क पे, हम उसके ऊपर कुछ एक्शन ले सकते हैं। बट पशु, उसके अंदर कोई विवेक नहीं है। तो नीति शास्त्र में हम मानव के क्रियाकलापों, आचरण को आप बोल सकते हो मानव के क्रियाकलाप। और ध्यान करना, मानव के आचरण का मतलब है, जब आचरण कहोगे तो आचरण मनुष्य का ऐसा कर्म है जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। जैसे हमारे सारे कर्मों की विवेचना इथिक्स में नहीं होती है। हम मानव के आचरण जो है वो ध्यान देना कि
हमारे सारे आचरण कर्म हैं, हमारे सारे आचरण कर्म हैं, परंतु सारे कर्म आचरण नहीं हैं। विषय वस्तु को थोड़ा बारीकी से समझना। हम नाना प्रकार का कर्म करते हैं। मान लो आप सड़क पे जा रहे हो तो ये भी कर्म कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर्म कर रहे हो। इसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता, मगर आप सड़क पे चलते वक्त जिगजैग तरीके से चलो, उल्टी दिशा से चलो, तो इसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। हम कहेंगे तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, सड़क पे ठीक से चला करो। ध्यान देना आप सारे लोग। तो आचरण मनुष्य का ऐसा कर्म है जिसका प्रभाव दूसरों पर पड़ता है। कई बार हम दूसरे के आचरण को देखकर कहते ठीक से आचरण करो, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है, इसका प्रभाव किसी न किसी के ऊपर जाएगा। ये ध्यान रखना। आप घर में धीरे धीरे भोजन कर रहे हो तो हम ये नहीं कहेंगे तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर तक स्नान करते हो तो हम ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है। क्रियाकलाप तो यह भी है, कर्म तो है, परंतु आचरण के रूप में नहीं लाएंगे। आचरण मनुष्य का ऐसा कर्म है जिसका प्रभाव दूसरों पर जाता है, और जब प्रभाव दूसरों पर जाएगा तो चर्चा होगी कि वह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इज इट क्लियर? मानव के आचरण का मूल्यांकन हम इथिक्स के भीतर करते हैं। यस, थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स भी यूज कर लिया, बिल्कुल कर लेंगे अब। तो वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, कंडक्ट करेंगे, यूज करेंगे। इन इथिक्स वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। इवेल्युएट का मतलब है वी डिसाइड विच एक्शन इज राइट, विच कंडक्ट इज राइट, विच कंडक्ट इज रॉन्ग। एंड राइट और रॉन्ग का मतलब है राइट मीन्स ऑट टू डू, रॉन्ग मीन्स नॉट ऑट टू डू। ध्यान रखना, मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। तो पहला टॉपिक है नीति शास्त्र और मानव सह संबंध। तो नीति शास्त्र का संबंध किससे है? मानव से है। किससे है? मानव से है। हम मानव की चर्चा करते हैं, परंतु ध्यान करना, नीति शास्त्र का संबंध मानव से है, परंतु सभी मानवों से नहीं है। सभी मानव से नहीं। ऐसा नहीं है कि हम नीति शास्त्र में सभी मानवों के कर्मों की चर्चा करेंगे, क्रियाकलापों की। हम नीति शास्त्र में जो बच्चे हैं हम उनके क्रियाकलाप की चर्चा नहीं करेंगे। नीति शास्त्र में हम मंद बुद्धि वाला कोई व्यक्ति हो, जिसको साइकिक प्रॉब्लम हो, शॉर्ट मेमोरी लॉस हो, आमिर वो जो प्रॉब्लम था गजनी में एक मूवी आई थी, मेंटल प्रॉब्लम कुछ इस टाइप से, तो हम वैसे लोगों के कर्मों के आचरण की चर्चा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, जो समाज में रहता हो और नॉर्मल आदमी हो उसके क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं, विशेष रूप से जो सामाजिक आदमी है, समाज में रहता हो। तो हम नीति शास्त्र में सभी मानवों की चर्चा नहीं करते। हम नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले मानवों की चर्चा करते हैं। सामाजिक जीवन, जो समाज में जीवन व्यतीत करता है। ध्यान देना, इनके क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं हम नीति शास्त्र में। किसके क्रियाकलाप? समाज में रहने वाले मानव के क्रियाकलाप। और जब मानव के क्रियाकलाप और आचरण की चर्चा करोगे तो तुरंत आएगा उसे कौन सा कर्म करना चाहिए, किस प्रकार का क्रियाकलाप या कर्म, एक्शन, काम करना चाहिए, किस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। यही एक विषय है जो बताता है कि हमें जीवन में कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना। और जितने विषय हैं, इतिहास हो, भूगोल हो, बोलो पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब ज्ञान देते हैं केवल। इसका कहीं पे भी निर्देश नहीं देते हैं, मार्गदर्शन नहीं करते हैं कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। व्हाट ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू। दे प्रोवाइड मियर नॉलेज एंड हियर ये हमें गाइड करता है। इथिक्स गाइड अस विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। क्लियर? ध्यान देना। तो हम नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के क्रियाकलापों की चर्चा करते हैं। ध्यान देना। और ध्यान देना, हम मानव के सभी क्रियाकलाप की चर्चा नहीं करते हैं। हम मानव के, अच्छा ठीक है, थोड़ा राइटिंग सुधार लेंगे, राइटिंग कर लेंगे, थोड़ा बड़ा लिख देंगे। जहां कुछ प्रॉब्लम होगा हम उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, अगर कोई पूछे कि नीति शास्त्र में क्या करते हैं,
तो बोलो कि नीति शास्त्र में हम मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में अगर छोटा है तो मैं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं, इसके बेस पे आप लिख सकते हो। दोबारा फिर से देख लेना, फिर से उसको करेक्ट करना। मूल्यांकन का मतलब उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, राइट और रॉन्ग के रूप में। ये फिक्स हो जाना चाहिए। मानव के आचरण का, किस प्रकार के मानव का, तो आप लिख सकते हो सामाजिक जीवन, सोशल, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, सामान्य मानव, सामान्य मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं। यही फाइनली आएगा। ठीक है, ठीक है। देखो, नीति शास्त्र में जो समाज में रहता है व्यक्ति, हम उसके आचरण का मूल्यांकन करते हैं। जो समाज से बाहर है, मान लो कुछ दो लोग जंगल में चले गए, वन में क्या कर रहा है उसकी चर्चा हम इथिक्स में नहीं करेंगे, क्योंकि उसका प्रभाव समाज पे नहीं पड़ रहा है। हम तो जो समाज में रहते हैं, हम सारे लोग सामाजिक मनुष्य हैं, हम लोग समाज में रहते हैं। ध्यान देना, तमाम सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। चुनाव में भाग लेंगे, प्रचार करेंगे, कुछ स्वच्छता अभियान चल रहा हो तो उसमें भी शामिल होंगे। कई बार ब्लड डोनेशन कैंप में शामिल होते हैं। आज योगा प्रतिस्पर्धा हो रही थी कई जगहों पे, योग शिविर आयोजित कराते हैं, योग शिविरों में भाग लेते हैं। तो हम नाना प्रकार की सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए मदद करने के लिए पहुंचते हैं। हम सारे लोग सामाजिक मनुष्य हैं, समाज में रहते हैं। हम जो करते हैं उसका प्रभाव दूसरों पर भी जाता है। इसी संदर्भ में इथिक्स आता है कि आखिर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इथिक्स के भीतर यही चीज है। इथिक्स आप सबके लिए एक नया सब्जेक्ट है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पहली बार जीवन में इथिक्स पढ़ रहे होंगे। नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र में हम सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले, मतलब जो समाज में जीवन व्यतीत करने वाले हैं, जो सामान्य मनुष्य हैं। सामान्य मनुष्य का मतलब कोई पागल टाइप का आदमी समाज में हो तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। समाज में कई सारे पागल भी हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, या उनको कई टाइप के मानसिक विकार हैं। तो जो मेंटल प्रॉब्लम में, भारी मेंटल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया है, हम इनके क्रियाकलापों की चर्चा ज्यादा नहीं करते हैं। हम वैसे मनुष्य, हम लोग सारे लोग सामान्य मनुष्य हैं। हमारे आचरण का मूल्यांकन होता है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। ये बेसिक दिमाग में घुस जाना चाहिए। इज इट क्लियर? सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स इन एथिक्स। पूछा जाए इन क्या करते हैं एथिक्स में, हम कहेंगे वी इवेल्युएट कंडक्ट ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स। सोशल ह्यूमन बींग्स, इंग्लिश में एक ही लाइन लिख दो ना, बहुत है। एथिक्स गाइड करता है कि दिस वन इज राइट, दिस वन इज रॉन्ग, ये करना चाहिए, ऑट टू डू, और ये नहीं करना, नॉट ऑट टू डू। अभी केवल मैं इथिक्स शब्द को समझा दूं, इथिक्स शब्द क्लियर हो जाना चाहिए, ध्यान रखना आप। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? ओके। अब इथिक्स जब पढ़ोगे तो हमारे पूरे पूरे सिलेबस में कम से कम 4 से 5 बार मूल्य शब्द आए हैं। तो आपको जानना चाहिए मूल्य शब्द क्या है, वैल्यूज। कई बार शब्द आए हैं मूल्य, ध्यान देना आप, कई बार आए हैं। देखो, जैसे पहले वाले टॉपिक में देखो, फर्स्ट टॉपिक में भी मूल्य शब्द आया है। देखो यहां पर, देखो ये देखो, मानवीय, ये लिखा हुआ है मानवीय मूल्य, मानवीय मूल्य। ये देखो ह्यूमन वैल्यूज आ गया शब्द, वैल्यूज पहले टॉपिक में है, 3rd नंबर के टॉपिक में है, 5th नंबर के टॉपिक में है। आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है वैल्यूज पे। तो आपको जब इथिक्स में प्रवेश करो तो छोटे छोटे शब्दों की सटीक जानकारी इकट्ठा कर लो। लोग मूल्य शब्द का प्रयोग खूब करते हैं जीवन में, मगर पूछ दिया जाए मूल्य क्या है, मामला साफ है। 2 लाइन बताने में दिक्कत है, और सवाल आ रहा है आईएएस में। ये देखो,
ये देखो सवाल, जब पहली बार आईएएस में एग्जाम हुआ, इथिक्स को ऐड किया गया 13 में, 2013 में इथिक्स ऐड हुआ था। तो जब ऐड किया गया तो पहला सवाल जो प्रिंट हुआ था उसमें वैल्यू शब्द आ गया था। ये देखो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय वैल्यूज एंड इथिक्स, मूल्यों और नैतिकताओं से आप क्या समझते हो। तो मूल्य शब्द छपा, कई लोगों के ऊपर से निकल गया। मूल्य होता क्या है, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लियर दिखना चाहिए। यस, अभी देख लेते हैं ना, मूल्य को हम विस्तार से देखते हैं, क्योंकि कई बार यूज करना है। तो जिन शब्दों को मैं वाक्यों में प्रयोग करूंगा, पहले उनका अर्थ मैं बता दूंगा कि देखो मूल्य इसको कहते हैं, मूल्य का आशय यह है, मूल्य का तात्पर्य यह है, मूल्य का अभिप्राय यह है। तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए, और फिर मूल्य शब्द का प्रयोग करोगे वाक्य में तो वाक्य भी समझ में आएगा। दिक्कत क्यों होती है किसी चीज को समझने में, कोई लाइन है, कोई वाक्य है या कथन है, उसके भीतर जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, अगर उन शब्दों का अर्थ ठीक से नहीं पता हो तो पूरे वाक्य का अर्थ निकालने में कठिनाई है। तो वो ध्यान रखना आप सारे लोग, ठीक है। इज इट क्लियर, सारी चीजें क्लियर हैं? आप सारे लोग बताओ, आप आवाज क्लियर है और वीडियोस क्लियर है? यस, क्लियर। तो अब देखो, मूल्य शब्द आ गया, पहला ही सवाल में मूल्य शब्द आ गया है। और आप देखो दूसरा जो सवाल अगली 2013 में ही एक और सवाल था, इसमें भी मूल्य आ गया। ये देखो मूल्य, यहां पे मूल्य शब्द आ गया। मतलब दो दो सवालों में मूल्य शब्द आ रहा है। अब मूल्य शब्द का ठीक से ना पता हो तो फिर तो गेम खेल है। अब कई सारे लोग जो दिल्ली पढ़ रहे हैं, आपके टच में होंगे, 2.5 लाख दे के पढ़ रहे होंगे मुखर्जी नगर एरिया में, उनसे केवल यही पूछ लो कि मूल्य पे आप 5 लाइन बोल के दिखा दो, देखना तनाव में आ जाएगा। पढ़ रहा है 2 साल से दिल्ली में 2.5 लाख देकर। एक कभी कभी अपनी तुलना करते रहो, और तुलना करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भले ही दिल्ली जाकर पढ़ रहे हो, 2.5 लाख दे के पढ़ रहे हो, पर इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मिल के देखोगे, तुलना करोगे तो आप निसंदेह अपने भीतर कॉन्फिडेंस पाओगे कि ठीक है, इनसे हम किसी भी स्तर पे पीछे नहीं है। बिल्कुल करने का प्रयास करना, मेरी क्लास करो और थोड़ा उनसे थोड़ा बहुत डिस्कशन होता रहे। ऐसे आपके टच में कई लोग होंगे जो दिल्ली आए होंगे, मुखर्जी नगर एरिया में होंगे, और उनको आपको लगता होगा कि बहुत आगे निकल रहा है मुखर्जी नगर में रह के, तो रह के भी पीछे हैं आपसे। आप थोड़ा डिस्कशन तो करो। मूल्य शब्द को देखते हैं, ये कम से कम 4 से 5 बार यूज किया गया है। और ये मूल्य शब्द अगर यहां स्पष्ट हो जाए तो हर एक साल आप जब निबंध लिखो ना, तो उसमें कुछ बातें मूल्य पे जरूर लिखो। मूल्यात्मक निबंध पूछे जा रहे हैं, फिलोसफिकल निबंध पूछे जा रहे हैं, इथिकल निबंध पूछे जा रहे हैं। तो कोई इथिकल अगर निबंध आ गया तो उसमें मूल्य शब्द आएगा ही आएगा, 100% आएगा। वो डिपेंड करता है कि आप वहां तक सोच पाते हो कि नहीं पाते हो। हम लोग देख लेंगे उन चीजों को भी। कोई पूछे मूल्य क्या है, तो देखो जब हम नीति शास्त्र में मूल्य की बात करते हैं तो वहां मानवीय मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य आदि की बात होती है। मूल्य वे हैं जो वांछनीय है। लिख लो, आप शब्द को नोट करोगे। वांछनीय मीन्स डिजायरेबल है। वैल्यूज आर दोज व्हिच आर डिजायरेबल। डिजायरेबल, डिजायरेबल, वांछनीय है। मैं पूछूं वांछनीय का मतलब क्या है? वांछनीय मतलब जो होना चाहिए, और टू बी, जो होना चाहिए वो मूल्य है। लिख लोगे। कोई पूछे अरे फीस कम जरूर है, ध्यान रखना, यहां पे खान साहब ने फीस कम रखी है। चाहते तो हैं कि भाई दूर तक मैसेज चला जाए और टकराओ उनसे जो आपको लगता है कि आपसे ज्यादा आगे है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, सीधे उन्हीं से टकराओ और ये कॉन्फिडेंस लेकर टकराओ कि मैं भी इनसे बातचीत कर सकता हूं। नहीं तो उनको देखते ही आप तनाव में आओगे कि 2.5 लाख की कोचिंग में पढ़ रहा है, कुछ विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर रहा होगा, समथिंग डिफरेंट, तो उनको ग्रिप में ले लोगे आप। करके देखना,
मैं तो सीधा बता रहा हूं, करके देखना। मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं। वांछनीय मतलब जो होने चाहिए, वे मूल्य हैं। मूल्य जो हैं, जैसे हमने कहा इथिक्स में हम मानव के आचरण का मूल्यांकन करते हैं, उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। तो सवाल है कि उचित अनुचित के रूप में कैसे निर्धारण करते हो? तो मूल्य के आधार पर, मूल्य के आधार पर मूल्य वे हैं जिनके आधार पर, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर उचित और अनुचित का निर्धारण किया जाता है। उचित और अनुचित। वैल्यूज आर इन वन सेंस डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी। ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज we decide which action is right, which action is wrong, what ought to do and not ought to do. It is decided on the basis of values. मूल्यों के आधार पर। हाँ बिल्कुल, धो देना है भाई, लिख रहा है धो देना है, तो धो दोगे उनको, फिर टांग भी दोगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखना। फिर आपसे वो कंपैरिजन, तुलना करने में हमेशा पीछे हटेंगे। आप करके तो देखो, मैं तो सीधे बोल रहा हूं, वो आप वेरीफाई करोगे, सत्यापित आप करोगे मेरी बात को। पहली बात पूछा जाए, व्हाट डू मीन बाय वैल्यूज? आप करोगे मूल्य वे हैं जो वांछनीय है, डिजायरेबल है, ऑट टू बी हैपन। सेकेंड पॉइंट, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर हम मानव के क्रियाकलापों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। वैल्यूज आर द यार्डस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हूम वी डिसाइड rightness and wrongness of an action और rightness and wrongness of conduct of human beings। तो ये ग्राउंड है। मूल्य के आधार पर हम उचित और अनुचित का मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। वैल्यूज जो है हमारे जीवन को गाइड करते हैं। मूल्य हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। दे मेक आवर लाइफ मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाते हैं, मीनिंगफुल बनाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मूल्य वे हैं जिनको हम जीवन में साकारित करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्चुअलाइज इन आवर लाइफ। जीवन में साकारित, एक्चुअलाइज, वी वांट टू एक्चुअलाइज इन आवर लाइफ। जीवन में साकारित, ध्यान रखना। हम जीवन में जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, वह मूल्य है। हम जीवन में जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं वो मूल्य है। तो कभी पूछ दे मूल्य क्या है, 4-5 बार सवाल आ चुका है अभी तक, और लोगों को मूल्य शब्द का पता नहीं है, तो कहां कहां वो फंसेगा। मैं बता रहा हूं, इंग्लिश मीडियम, देखो ये एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच नहीं है, तो हम इसको लेकर चलेंगे बाइलिंगुअल फॉर्म में। सो जितने टेक्निकल टर्म्स है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इंग्लिश में। सो वैल्यूज आर दोज थिंग्स, values are accepted as desirable. Second point, values are yardsticks on the basis of whom we decide rightness and wrongness of an action. Values guides us. Values make our life meaningful. Values are those things regarding towards that direction we want to proceed. जिसकी दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको हम एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। वी वांट टू एक्चुअलाइज इन आवर लाइफ, दैट इज नोन एज वैल्यूज। जीवन में हम जिसे साकारित करना चाहते हैं, जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, वो मूल्य है। अब देखो मूल्य के कई प्रकार हो जाते हैं। जैसे पारिवारिक मूल्य, हमारे सिलेबस में कभी कभी पूछ सकता है इस पे। सामाजिक मूल्य, हमारे सिलेबस में पढ़ना है सिविल सेवा मूल्य या प्रशासनिक मूल्य। खूब शब्दों का प्रयोग होता है। पर्यावरणीय मूल्य, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य, ऐसे खूब शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ह्यूमन वैल्यूज, इन्वायरमेंटल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज वैल्यूज। ऐसे शब्दों का प्रयोग हम खूब करते हैं। ठीक है। देखो जब कभी ऐसा होगा तो एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम बैच अलग होगा। ये बैच जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होकर चलेगा।
तो आप इस बैच में ये अपेक्षा मत करो कि कंप्लीटली हम या एक्सक्लूसिव इंग्लिश में चले जाएं, फिर आगे उसकी स्थिति रहेगी। ये बैच में जो दोनों में कंफर्टेबल हो, हिंदी वाले हैं वो थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझते हो, अंग्रेजी वाले जो थोड़ा बहुत हिंदी भी जान लेते हो, टर्म्स में टोटल इंग्लिश में बता दूंगा, ये ध्यान रखना। वेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, फॉर एग्जांपल ह्यूमन वैल्यूज, environmental values, family values, social values, administrative values, civil services values, ethical values। हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों से मूल्यों का संबंध है। डिफरेंट स्फीयर ऑफ आवर लाइफ वैल्यूज आर रिलेटेड। जीवन के सभी क्षेत्रों से मूल्यों का संबंध है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पारिवारिक मूल्य किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाई फैमिली वैल्यूज, या पूछ दे सामाजिक मूल्य किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय सोशल वैल्यूज, ठीक है, इज इट क्लियर? कुछ विशेष हो तो बता दे, इतना तेज आप लोगों का वो लिखा हुआ आता है, पढ़ने में भी दिक्कत रहती है। इज इट क्लियर? एक बार पहले बोलो, क्लियर है? अगर सवाल आ जाए व्हाट डू मीन बाय वैल्यूज, मूल्य क्या है, पहला लाइन लिखो, मूल्य में है जो वांछनीय, जो होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, मूल्य वे हैं जिनके आधार पर हम मानव के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। मूल्य वे हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, जो गाइड करता है हमारे लाइफ को। मूल्य वे हैं जो हमारे जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, मीनिंगफुल। अगर जीवन में मूल्य नहीं है ना, निरर्थक जीवन है, उस जीवन का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मीनिंगफुल लाइफ नहीं है। अगर मूल्य है तो मीनिंगफुल है। जनरली हम मूल्य का मतलब भौतिक मूल्य समझते हैं कि अरे इसका मूल्य क्या, इस मार्कर का, तो ये मूल्य बदलता रहता है। इस मूल्य की बात नहीं है, भौतिक मूल्य की बात नहीं की जा रही है। पूछा जाए मूल्य क्या है, तो इन सारी बातों को लिखो। मूल्य वे हैं जिनको हम जीवन में साकारित करना चाहते हैं। मूल्य वे हैं जिनको हम जिसको हम जीवन में बढ़ना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं, एक्चुअलाइज करना चाहते हैं। मूल्य जो हमारे जीवन को गाइड करते हैं। देखो, कभी कभी अखबारों में छपता है कि वर्तमान में विकास तो हो रहा है परंतु पारिवारिक मूल्य टूट रहे हैं, पारिवारिक मूल्य बिखर रहे हैं। पेपरों में खूब छपता है ऐसे लाइन। ये अच्छे राइटर को पढ़ोगे तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स भी मिल जाएगा। एक ही बार परेशान नहीं होना है, नोट्स भी मिल जाएगा। अभी मैंने आज केवल आपको क्वेश्चन बैंक दिया है। ये इतना महत्वपूर्ण शब्द है, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब आप इस शब्द को नहीं लिख रहे हो। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के लिखो। सीधा आया तो सीधा लिखो, नहीं आया तो लिखना है। ये कैसे लिखना है आपके ऊपर निर्भर करता है। और इसको ठीक से यहां पढ़ लोगे तो निबंध में यूज करो। इथिक्स में हर एक साल यूज कर रहे हो, हर एक साल। कोई कहता है नहीं तो मैं उसको बता दूंगा, बैठा के समझा दूंगा कहां कहां यूज हो सकता है। एक से अधिक जगह पे यूज हो रहा है मूल्य। या तो सीधा मिल गया, अब नहीं तो उसको कोरिलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी इंग्लिश राइटिंग समझ में नहीं आई तो वांछनीय मतलब डिजायरेबल बोल ही रहा हूं, लिख लो। अब मैं बोल रहा हूं वो तो समझ में आ रहा है ना, राइटिंग मेरी मत देखो। मेरी बातों के आधार पर लिख लो, प्रत्यक्ष करो, अनुमान लगा लो। साकारित का मतलब एक्चुअलाइज्ड, जिसको हम वास्तविक जामा पहना देते हैं तो साकारित हो गया। साकारित बहुत अच्छा शब्द है एक्चुअलाइज। जैसे आज आपके दिमाग में विचार है आईएएस बनने का, तो आईएएस बनने का विचार है ना, आज आपके दिमाग में विचार है, केवल विचार है, वास्तव में अब थोड़ी हो। और जिस दिन आईएएस बन गए, इसका मतलब उस दिन आपका यह विचार जो है ना साकारित हो गया, एकदम रूप ले लिया, वास्तविक हो गया। वास्तविक हो जाना। मूल्य वे हैं जिनको हम चाहते हैं वो एकदम उतर जाए जीवन में, वास्तविकता का रूप ले ले। ये ध्यान रखना, क्लियर। तो अभी आपके दिमाग में विचार है आईएएस बनने का। जिस दिन आईएएस बन जाओगे ना, कहोगे मेरा जो विचार था ना वो साकारित हो गया, वास्तविक हो गया। तो हम यूज करते हैं साकारित। साकार से है, सो आकार। इन शब्दों की तो बारीकियों समझना पड़ेगा।
शब्दों की पकड़ बनाओ और अपने जो वोकैब्स को, अपने डिक्शनरी को और थोड़ा, जितने शब्द है ना, कई लोग 500-600 शब्दों में ही पूरा गेम खेल डालते हैं। अपने नए नए शब्दों को सीखो, उनको यूज करना सीखो। आपकी भाषा बड़ी ही समृद्ध हो जाएगी, परिपक्व हो जाएगी। जब निबंध लिखना शुरू करोगे, 250 नंबर का निबंध, उनमें ऐसे शब्दों को लाओगे तो आपके लाइन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसका प्रभाव बढ़ेगा। ध्यान रखना। अवेलेबल करा रहे ना क्वेश्चन बैंक, तो आज मैंने पहला टॉपिक का दे दिया है, ध्यान रखना। अच्छा, ठीक है। तो मैं पूछूं पारिवारिक मूल्य क्या है, तो आप बोलोगे पारिवारिक मूल्य वैसे मूल्य हैं जो पारिवारिक दृष्टिकोण से वांछनीय हैं, यानी जो परिवार में होना चाहिए। जो परिवार में होना चाहिए वो पारिवारिक मूल्य हो गया, जो समाज में होना चाहिए वो सामाजिक मूल्य हो गया, जो सिविल सेवा में होना चाहिए वो सिविल सेवा मूल्य हो गया। ये अपने सिलेबस में पढ़ना है, ध्यान देना, हमारे सिलेबस में पढ़ना है, हमारे सिलेबस में पढ़ना है। ये देखो, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिविल सेवा मूल्य पढ़ना है, ध्यान रखना। वो सिलेबस आपके सामने होगा तो वो दिख जाएगा। क्लियर? अभी मैं उसको समझा देता हूं। तो मैं पूछूं मूल्य क्या है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है, इसलिए मैं इसको थोड़ा रुक के समझा रहा हूं। मूल्य वे हैं जो पारिवारिक मूल्य, अगर पूछा जाए पारिवारिक मूल्य वे हैं जो पारिवारिक दृष्टिकोण से वांछनीय है। पारिवारिक मूल्य वे हैं जिनके आधार पर हम परिवार में किए गए कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। ये सारी बातों को इसके साथ केवल ऐड करना है। पारिवारिक मूल्य वे हैं जो परिवार में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जो पारिवारिक जीवन को मीनिंगफुल बनाते हैं, जिसको हम पारिवारिक जीवन में साकारित करना चाहते हैं, हम परिवार में जिसकी ओर बढ़ना चाहते हैं। सारे लोग बताओ, परिवार में क्या चाहते हो? परिवार में चाहते हो एकता होनी चाहिए, तो एकता पारिवारिक मूल्य हो गया। पारिवारिक दृष्टिकोण से वांछनीय है जो परिवार में होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान पारिवारिक मूल्य हो गया। महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, पारिवारिक मूल्य हो गया। परिवार में परस्पर सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो सारे लोग, परिवार में परस्पर सहयोग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सहयोग होना चाहिए, तो पारिवारिक सहयोग पारिवारिक मूल्य हो गया। परिवार में एकता हो, परिवार के सदस्यों में प्रेम हो, तो प्रेम पारिवारिक मूल्य हो गया। बोलो, परस्पर सहयोग, तो सहयोग पारिवारिक मूल्य हो गया। बड़ों का आदर पारिवारिक मूल्य हो गया। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। अगर महिलाओं का सम्मान और आदर, बड़े बुजुर्गों का आदर नहीं हो रहा है, हम कहेंगे तुम्हारा कर्म अनुचित है। घर में कोई बच्चा बड़े बुजुर्गों का अपमान कर रहा है, हम कहेंगे तुम्हारा कर्म अनुचित है, तुमको ये कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का सम्मान एक पारिवारिक मूल्य हो गया। आज के समय में जैसे जैसे विकास हो रहा है, पारिवारिक मूल्य बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। समाज में परिवार में एकता टूट रही है, सम्मान टूट रहा है, सहयोग टूट रहा है। आपस में ही परिवार के सदस्यों में खींचातानी है, बड़े बुजुर्गों का आदर और सम्मान नहीं है। हम कहेंगे विकास के क्रम में पारिवारिक मूल्य बिखर रहे हैं। ऐसे लाइन लिखो, विकास तो कर रहे हैं, बट इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट जो पारिवारिक मूल्य है, जो फैमिली वैल्यूज है, वो टूट रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, बिखर रहे हैं। लिखने में क्या दिक्कत है? अब पारिवारिक मूल्य ही नहीं समझ में आएगा तो कैसे लिखोगे आगे तक? जैसे बोलना पारिवारिक मूल्य क्या है, जो परिवार के दृष्टिकोण से वांछनीय है, जो परिवार में होना चाहिए, जिसके आधार पर हम परिवार में किए गए कर्मों को उचित या अनुचित। कोई व्यक्ति अगर परिवार में खूब एकता रखता हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता हो, छोटों को सहयोग करता हो, नारियों का आदर करता हो, हम कहेंगे तुम्हारा कर्म उचित है, बहुत अच्छा काम करते हो।
कीप इट अप, अब जारी रखो इसे, ठीक है। बोलो, सारे लोग बोलो, ये पारिवारिक मूल्य समझ में आया? एक बार सारे लोग बोलो, पारिवारिक मूल्य, फैमिली वैल्यूज। और देखो, अगर मनोयोग के साथ पढ़ोगे बैठकर, ये चलते फिरते घूमते नहीं कि उधर में गाना भी चल रहा हो, इधर में आईएएस की तैयारी चल रही हो, तो बेटा पंचवर्षीय कार्यक्रम बनेगा और हो सकता अनंत काल तक लड़ते रहो। अगर पढ़ना है तो उसी अंदाज में पढ़ो, कमरे पे भी वैसा माहौल बनाओ, एकदम शांति से बैठे हो, कोई इधर से उधर से डिस्टर्बेंस नहीं है, अपनी सारी चीजों से लैस होकर बैठो। ये नहीं कि 2 मिनट उधर घूमने चले गए, फलाने जी का कॉल आ गया, मोबाइल से बात भी कर रहे हो, 3-3 मोबाइल लेकर बैठे हुए हो, तो फिर तो आप चाहे जितना जीनियस हो बिखर जाओगे। पढ़ते वक्त आला दर्जे की एकाग्रता रखो, पढ़ो तो ठीक से पढ़ो, नहीं तो जाके गाना सुनो और टीवी देखो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। पर पढ़ते वक्त ठीक से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, तभी मेरे पढ़ाने की प्रासंगिकता भी रहेगी। और फिर मैं बताया ना, मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा हूं, जैसे ही पढ़ेंगे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, देखेंगे कौन सा सवाल बियॉन्ड जा रहा है, सारे सवाल लाइन से बनेंगे। बट उसके पहले पढ़ना पड़ेगा। ये हंसते खेलते नहीं है कि हंसते खेलते निकल जाओगे, थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, अपने को धैर्य धारण करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कठिनाई को महसूस करना पड़ेगा, और उसी तरीके से रास्ता भी बनता है। ये कोई ऐसा केक नहीं है गए और सीधे काट के पीस लेके खा लिए, मेहनत करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, और सबको करना पड़ता है जितने लोग करते हैं। तो कोई पूछ ले, मान लो मैं पूछूं सिविल सेवा के मूल्य क्या है, सिलेबस निकालो आप सारे लोग, सिविल सेवा के मूल्य क्या है? सिविल सेवा मूल्य क्या है? मैं दिखा रहा हूं सिलेबस को, सिविल सेवा मूल्य। अब देखो टॉपिक नंबर 6 देखो, टॉपिक नंबर 3 देखो, इसमें मूल्य आपको दिखाई देंगे। आपका मूल्य जो शब्द है, देखो ये 2017 का सवाल एक बार फिर से दिख रहा है, मूल्य शब्द आया। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का संकट सदजीवन की संकीर्ण धारणा से जुड़ा हुआ है। पूछा नैतिक मूल्यों पे संकट आ गया है, नैतिक मूल्यों का संकट, क्या पूछा? द क्राइसिस ऑफ इथिकल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज क्राइसिस में है, सारे मूल्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। पारिवारिक मूल्य भी संकट के दौर से गुजर रहा है, सामाजिक मूल्यों पे संकट आ गया है, जितने मूल्य सब पे आघात हो रहा है। तो आप कैसे लिखोगे? आप ये 17 का सवाल दिखा रहा हूं, फिर से मूल्य आया है, और कई लोगों को मूल्य शब्द का पता नहीं है, कहां कहां फंसेंगे। 20 का सवाल देखो, कल्चरल वैल्यूज आ गया। पूछा जाए कल्चरल वैल्यूज कौन से? जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो वांछनीय हैं, जो होने चाहिए। अगर सांस्कृतिक मूल्यों पे प्रहार होगा तो हम कहेंगे कर्म अनुचित है, सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार चलोगे कहेंगे कर्म उचित है। कल्चरल वैल्यूज पूछ लिया यहां पर, तो आप समझो कि ये कब का सवाल है कल्चरल वैल्यूज। ये जो सवाल पूछा जा रहा है 2020 का सवाल है, जिसमें मूल्य शब्द आ गया है। और यूपीपीसीएस का भी पहला सवाल, व्हाट्स आर द वैल्यूज। यूपीपीसीएस में जब 18 में क्वेश्चन आया, पहला सवाल पूछा व्हाट आर द वैल्यूज। ये देखो, ये देखो सवाल का क्या पूछ लिया, सीधा इसी पे उठा लिया उन्होंने। सेम सिलेबस है जो पीसीएस का सिलेबस है, यूपीपीसीएस, वही सिलेबस आईएएस का सिलेबस है, वही सिलेबस है, ध्यान रखना।
वहां 200 नंबर है यूपी में, यहां पे 250 नंबर है। और पहला सवाल पूछ लिया मूल्य क्या है, कई लोग इसी में निपट गए, वो कलम का मूल्य और किताब का मूल्य और एसी का मूल्य लिखते रहे। मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं, जो होने चाहिए जीवन में, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हुए मूल्य हैं। ये सुनो, सारे लोग बोलो ये सुनो। और अपने सिलेबस में आगे जाओगे तो आपको प्रशासनिक मूल्य पढ़ना है, तो हम प्रशासनिक मूल्यों में भी जाएंगे। ये आपको दिया जा चुका है, ध्यान रखना आप। तो अगर पूछा जाए सिविल सेवा मूल्य क्या है, व्हाट डू मीन बाय सिविल सर्विसेज वैल्यू, सिविल सेवा मूल्य, सारे लोग बताओ। इसको अगर मैं पूछ लूं क्या है तो कैसे लिखोगे, और क्या है और उदाहरण देकर बताइए। उदाहरण विथ एग्जाम्पल, व्हाट डू मीन बाय सिविल सर्विसेज वैल्यूज। ये टॉपिक नंबर 3 में है, आईएएस के टॉपिक नंबर 3 में फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सारे लोग बोलो क्या लाइन लिखोगे, एक लाइन लिखकर बताओ। मैं पूछूं सिविल सेवा वैल्यूज क्या है, जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय हैं। व्हाट इज डिजायरेबल फॉर सिविल सर्विसेज, ये इसको ओके। अब देखो यहां पे, देखो आप सारे लोग ध्यान देना, यहां लिखा हुआ है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि, ये सिलेबस का टॉपिक नंबर 3। और पूछा है बुनियादी मूल्य, फिर से पूछ लिया मूल्य। देखो यहां पे पूछा है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। टॉपिक नंबर 3 में स्पष्ट तौर पे मूल्य आ गया, फिर से मूल्य आया है। तो मान लो मैं पूछूं सिविल सेवा के मूल्य क्या है, एक लाइन लिखकर बताओ। जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से होने चाहिए, जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से, देखो कौन कौन से मूल्य हैं, कौन कौन से मूल्य हैं वो बाद में लिखेंगे, पहले ये तो बताओ क्या है, डिफाइन करो। सिविल सेवा मूल्य वे मूल्य हैं जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से वांछनीय हैं, यानी जो सिविल सेवा में होने चाहिए, जिनके आधार पे हम सिविल सेवकों के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करेंगे, राइट और रॉन्ग के रूप में। सिविल सर्विसेज वैल्यूज आर दोज ऑन द बेसिस ऑफ whom we decide rightness and wrongness of deeds of administrators. Civil services values are those which are desirable in civil services. Desirable हो सिविल सेवा में। आप बोलो सिविल सेवा में क्या होना चाहिए, ये बताओ। जो सिविल सेवा में होना चाहिए, जिसके आधार पर हम सिविल सेवकों के कर्मों को उचित या अनुचित के रूप में डिसाइड करेंगे, दैट इज नोन एज सिविल सर्विसेज वैल्यूज। बोलो क्या है। देखो यहां पे, देखो सिलेबस को देखो, सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य। पहला दिया सिविल सेवा का वैल्यू, देखो सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा। मान लो लिखना हो व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी, ये पहला शब्द है इंटीग्रिटी। मान लो आपको सवाल पूछ लिया सत्यनिष्ठा क्या है बता दो, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने ठीक से लिखा है, जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय। पहला लाइन ये लिखो ना, जो सिविल सेवा के लिए वांछनीय है। पूछा जाए कौन से ऐसी चीजें हैं, बोलोगी जैसे सत्यनिष्ठा, जैसे भेदभाव रहितता, जैसे गैर तरफदारी, जैसे निष्पक्षता, ये सब सिविल सेवकों में होने चाहिए। तो जो सिविल सेवा में होना चाहिए वो सिविल सेवा वैल्यू हो गया। बोलो ये स्वर्ण। और अभी हम लोगों ने कहा कि सिविल सेवा वैल्यूज वे हैं जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से वांछनीय है, जो होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, ये सिविल सेवा में होनी चाहिए, गैर तरफदारी होनी चाहिए। अब ये सब क्या शब्द है, डिटेल से आगे पढ़ना है, बट ये तो पता है ये सब होनी चाहिए।
उन्हें गरीब वर्गों के प्रति समानुभूति होनी चाहिए। हमने कहा सिविल सेवा मूल्य वे मूल्य हैं जो सिविल सेवा के दृष्टिकोण से वांछनीय है, जिसके आधार पे हम सिविल सेवकों के कर्मों को राइट और रॉन्ग में, मान लो कोई सिविल सेवक सत्यनिष्ठा पे प्रहार कर रहा हो, हम कहेंगे उसका कर्म अनुचित है। कोई सिविल सेवक ईमानदारी के विपरीत जा रहा हो, हम कहेंगे तुम्हारा कर्म अनुचित है। कोई सिविल सेवक राजनीतिक दलों की तरफदारी कर रहा हो, हम कहेंगे तुम्हारा कर्म अनुचित है। तो मूल्यों के अनुरूप काम करेगा तो उचित कर्म कहलाएगा, प्रहार करेगा तो अनुचित कर्म कहलाएगा। बहुत बेहतर, अच्छा शब्द है वांछनीय। इट इज कॉल्ड डिजायरेबल इन इंग्लिश। डिजायरेबल है ये सुनो। तो जो भी सिविल सेवा में होना चाहिए वास्तव में वो सिविल सेवा मूल्य हो गया। और सिविल सेवा मूल्य जो है वो डिसाइड करेंगे विच एक्शन इज राइट, विच एक्शन इज रॉन्ग। अगर इन मूल्यों से युक्त होकर, मान लो कोई अधिकारी में सत्यनिष्ठा हो, ईमानदारी हो, गैर तरफदारी हो, समानुभूति हो गरीबों के प्रति, तो हम कहेंगे उसका कर्म उचित है। और इसके विपरीत जाएगा तो उसका कर्म अनुचित है। हो गया सिविल सेवा वैल्यूज। एक बार पढ़ोगे तो कई जगहों पे लिख सकते हो। जैसे मान लो पूछ ले सत्यनिष्ठा क्या है, थोड़ा संदर्भ को बारीक से ध्यान देना। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? तो देखो मैं पहले इंग्लिश में बता देता हूं। फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, ये टर्म आ रहा है फाउंडेशनल वैल्यूज। सो मान लो पूछ ले इंटीग्रिटी क्या है, व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी? पहला लाइन लिखो, इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। पूछ ले इम्पार्शियलिटी क्या है, बोलो इम्पार्शियलिटी इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। पूछा जाए नॉन पार्टिजनशिप क्या है, अभी हमने शब्दों को समझाया नहीं है, ध्यान रखना। डिटेल से देखेंगे व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रिटी, व्हाट डू मीन बाय नॉन पार्टिजनशिप, व्हाट डू मीन बाय एम्पैथी, सिंपैथी, टॉलरेंस एक्सेट्रा। बट कैसे लिखोगे? पहला लाइन लिखोगे नॉन पार्टिजनशिप इज एन इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। हिंदी में देख लो, पूछे सत्यनिष्ठा क्या है, मतलब सत्यनिष्ठा सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। ये तो सिलेबस बता रहा है। पूछ ले भेदभाव रहितता क्या है, हम बोले भेदभाव रहितता सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। पूछ लेगा गैर तरफदारी क्या है, हम बोले गैर तरफदारी सिविल सेवा का एक बुनियादी मूल्य है। इस तरीके से गेम खेल सकते हैं। सिलेबस को पूरी तरीके से याद रखो। क्लियर है सब कुछ? ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, डन। बोलो, सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर? कैसे लिखना है इसको देखो। सिलेबस याद रहे तो पहला लाइन तो वैसे लिख दोगे, कोई काट ही नहीं सकता है। ये सिलेबस बता रहा है ना, ये सिलेबस बता रहा है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। और क्या फाउंडेशनल वैल्यूज है? इन्होंने खुद कहा है इंटीग्रिटी फाउंडेशनल वैल्यूज, इम्पार्शियलिटी फाउंडेशनल वैल्यूज, नॉन पार्टिजनशिप फाउंडेशनल वैल्यूज, ऑब्जेक्टिविटी फाउंडेशनल वैल्यूज। ये सब भी है, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन, वीकर सेक्शन, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, ये सब होने चाहिए। ये सब होने चाहिए किसमें? सिविल सेवा में। मान लो कभी पूछ ले एक सिविल सेवक में क्या होना चाहिए, इंटरव्यू में पहुंच गए हो और सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो, आईएएस अधिकारी बनने जा रहे हो, पूछ लेगा आईएएस अधिकारी में क्या क्या होना चाहिए, यहीं से उठा लो अगर सिलेबस याद है। बोलो एक सिविल सेवक में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसमें भेदभाव रहितता होनी चाहिए, उसमें गैर तरफदारी होनी चाहिए, उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए, उस सिविल सेवा अधिकारी में सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, कमजोर वर्गों के प्रति समानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए और करुणा होनी चाहिए। इतनी क्वालिटी एक सिविल सेवक में होनी चाहिए। सवाल पूछा गया है आईएएस में कि सिविल सेवक की क्वालिटी बताइए। अरे सिलेबस याद है, उठा के लिख दो सीधे सीधे। सिलेबस याद नहीं है, तैयारी करने शुरू की हो। सिलेबस तो याद कर लो कम से कम। निष्पक्षता, बिल्कुल सही, निष्पक्षता हो, ईमानदारी हो, गैर तरफदारी हो, और ये पूरी बातें सब चीजें होनी चाहिए एक सिविल सेवक में। और इनके विपरीत जाएगा तो उसका कर्म अनुचित है, इसके अनुरूप काम करेगा तो उसका कर्म उचित है, उसको करना चाहिए। सारे लोग बोलो, इज इट क्लियर और नॉट? अभी हम लोग टॉपिक नंबर 3 में नहीं गए हैं, अभी तो हम पृष्ठभूमि बना रहे हैं। बोलो सारे लोग।
और पढ़ते वक्त ध्यान से पढ़ना, ये घूमते फिरते मत पढ़ना, बीच में ब्रेक मत करना। 2 घंटे का मतलब 1.5 घंटे का मतलब 1.5 घंटा ठीक से पढ़ रहे हो, ऐसा करोगे तो बेहतर स्थिति में आ जाओगे, तो मेरे पढ़ाने का औचित्य रहेगा। ऐसा नहीं कि बीच में गाना सुन रहे हो किसी का कॉल आ रहा हो, बिल्कुल स्टॉप कर दो, तो फिर फायदे में आ जाओगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कौन किस स्थिति में बैठा हुआ यहां से पता लगाना, अनुमान करना भी मुश्किल काम है। क्लियर? बिल्कुल वो ठीक लिख रहे हो, ईमानदारी, निष्पक्षता, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए एक सिविल सेवक में, एक प्रशासनिक अधिकारी में, ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। क्लियर? इज इट क्लियर? बोलो। तो अगर कभी इसमें सवाल भी गया है, हम आगे सवालों को जब टॉपिक नंबर 3 में जाएंगे, तो टॉपिक नंबर 3 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं आईएएस में, सब मैं एक जगह दे दूंगा, पीसीएस में जो पूछा जाएगा वो भी दे दूंगा, ताकि आप टॉपिक पढ़ो और सारे सवालों को गो थ्रू कर लो, कि कोई सवाल बच तो नहीं रहा है। ये पढ़ने का सबसे अच्छा ढंग होता है, दिमाग में बैठा लो। आप आईएएस की तैयारी अगर कर रहे हो तो केवल टॉपिक मत पढ़ो, टॉपिक मत खेलो। जो टॉपिक, मान लो पहला टॉपिक पढ़े, पहले टॉपिक का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और अगर पॉसिबल हो तो संभावित प्रश्न, प्रोबेबल क्वेश्चंस, इनको देख लो। अगर ये आपने देख लिया, इसका मतलब पहला टॉपिक कंप्लीट, स्टार दे लो कि ये कंप्लीट हो गया। और टॉपिक पढ़ रहे हो और सवाल नहीं देख रहे हो तो आपकी तैयारी हमेशा अधूरी रहेगी, ये गांठ बांध लेना। और ये चाहोगे कि पहले प्रयास में आईएएस बन जाए, तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा करने में, जो मैं तरीका बता रहा हूं, ऐसा करने में थोड़ा श्रम होगा, मेहनत होगा, थोड़ी बहुत कठिनाई आएगी, थोड़ा तनाव भी होगा, क्योंकि आप तैयार कर रहे हो। कुछ लोग कोचिंग जाते हैं इकट्ठा करने के लिए, सामग्री इकट्ठा करते हैं, वहां जाकर कलेक्ट करते हैं। तो कलेक्ट करने वाली बात मत बनो, कलेक्ट मत करो, समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, सवालों का रेंज लो। सवाल बनने चाहिए, आपको टॉपिक समझ में आ जाए और सवाल न बने, इसका मतलब टॉपिक ठीक से नहीं पढ़े हो, सीधी सी बात है। क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखो, अगर आईएएस बनना चाहते हो, मेरी क्लासेस दोनों मीडियम में चलती हैं, ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश में एकदम एब्सोल्युटली अलग, एकदम अलग क्लास है वो, एक्सक्लूसिव इंग्लिश मीडियम रहता है वो। फिर अभी हम इसमें बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं, जहां जहां दिक्कत होगी इंग्लिश में मैं उसको हिंट दे दूंगा। बट मैं जो रणनीति बता रहा हूं, इसको हमेशा फॉलो करो। ये मत सोचो कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे तब जाएंगे सवाल पे, तो वो तो बहुत खतरनाक कंडीशन है। जब टॉपिक नंबर 1 पढ़े हो तो सवाल क्यों नहीं देखोगे अभी, बाद में क्यों जाओगे? बाद में कुछ टॉपिक हो सकते हैं जो टॉपिक नंबर 1 से और 7 से, ऐसा सवाल बन सकता है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ, उसको बाद में देख लेंगे। पर जो क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1 से है वो तो 1 में ही क्लियर होना चाहिए। बाद में क्यों जाओगे? अगर बाद में जाने का सोच रहे हो तो अपने साथ अन्याय करोगे, फिर दिमाग में डाल दो, फिर 5 साल भी कम पड़ जाएगा तैयारी में। इज इट क्लियर? अब बहुत सारे, 1-2 नहीं है, पीसीयू में एग्जाम्पल बता दूंगा जो पहले अटेम्प्ट में पढ़े और होके निकल गए। गोविंद जायसवाल भी पहले अटेम्प्ट में आईएएस बने थे, और बहुत सारे लोग हैं, 1-2 नहीं है। जितेंद्र कुमार सोनी पहले अटेम्प्ट में बने, तो पहले ये तो दिमाग में डालो तो कि पहले अटेम्प्ट में भी बना जा सकता है। और दिमाग में डाल लोगे 5 साल है तो पंचवर्षीय कार्यक्रम बनेगा ही बनेगा। इज इट क्लियर? अभी हमने जो ये देखा, ध्यान देना, अभी हमने जो देखा पीछे मूल्य के बारे में, तो कभी भी मूल्य पूछे तो 4-5 लाइन लिखो। मूल्य वे हैं जो वांछनीय हैं, होने चाहिए जीवन में, जिनके आधार पे हम मानव के कर्मों को उचित और अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, जो मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। अब जैसे देखो, मान लो सिविल सेवा मूल्य है, सिविल सेवा मूल्य में है जो सिविल सेवकों का मार्गदर्शन करते हैं कि देखो भाई, इस रास्ते पे तुम्हें चलना चाहिए। किस रास्ते पे चलना चाहिए? सत्यनिष्ठा के रास्ते पे, ईमानदारी के रास्ते पे, गैर तरफदारी पूर्ण आचरण करो।
तो ये सिविल सेवा मूल्य हो गए। बोलो यस और नो? ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा करोगे तो बेहतर होगा। और जिस दिन ये काम करोगे ना, सामने वाले के ऊपर प्रेशर दे दोगे, क्वेश्चन लेकर बैठे रहोगे ना, तो लगे अरे ये तो टॉपिक खत्म हो गया, अब तो सवाल बनने चाहिए मेरे। और टॉपिक खत्म और सवाल नहीं बन रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब क्या दिक्कत है आप समझते रहना, सब चीज बताना आवश्यक नहीं होता है। वो आपको इतना सबके पास विवेक है, सब 21 साल के होंगे करीब करीब, तो उसमें उन चीजों को लेकर चलने का प्रयास करना है। ये रणनीति अपनाओ, कहीं पे भी पढ़ो, अगर ये रणनीति के साथ पढ़ोगे तो हमेशा भीतर से कॉन्फिडेंस आएगा। टॉपिक पढ़ा, सवाल देखा, सवाल बनना चाहिए, सवाल बनेगा, दूसरे टॉपिक में चले जाओ, दूसरे टॉपिक क्लियर, तीसरा टॉपिक में जाओ। इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हो, और नहीं तो केवल इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करना बहुत आसान है, ज्यादातर लोग इकट्ठा करने के लिए दिल्ली आते हैं, इकट्ठा करते हैं। अरे एक दिन में सारा नोट्स इकट्ठा हो जाएगा, बाहर जाओ, सबका नोट्स अवेलेबल है। इकट्ठा करने के लिए 2.5 लाख क्यों खर्चा करोगे? फ्री स्पेस पे लिखना कुछ चीजों को। देखो अभी जो चल रहा है, कल जो मैंने लिया, आज लिया, ये केवल एक बैकग्राउंड क्लियर करने के लिए चल रहा है। अब आगे की जो क्लासेज होंगे उसमें हम डिस्कस भी करेंगे टॉपिक, एक एक टॉपिक, जैसे नीति शास्त्र का 7 तत्व, हेडिंग देंगे, कुछ नोटिंग करेंगे, समझेंगे, सवाल को देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये प्रक्रिया का पालन करेंगे, सारे लोग ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो। वो 35 वाले भी लोग मिल जाते हैं, 35-37 वाले मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास करो, उनको मत देखो, आप तो प्रयास करो कि शुरुआती दौर में हमें बन जाना है। और ऐसे एक दो नहीं, कई एग्जाम्पल्स रहे हैं, कई एग्जाम्पल्स रहे हुए। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि ऐसे कई सारे हमारे स्टूडेंट शुरुआती दौर में IAS बने हुए। फर्स्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट में ही लास्ट अटेम्प्ट हो गया। पीछे अभी हरीशचंद्र भी रहे, DCP अभी है उधर नोएडा में, पहला अटेम्प्ट, आखिरी अटेम्प्ट। एक दो नहीं, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। अब एक बार फ्रेश पेज पे नोट करो, इथिक्स लिखोगे, ऊपर में नीति शास्त्र लिख लो, इथिक्स। इथिक्स में लिखोगे, पूरा एक पेज रखना, कंप्लीट पेज। थोड़ा थोड़ा शुरुआती दौर में रिपीटेशन होगा, और जब टॉपिक पे आएंगे पहला, दूसरा, तीसरा, तो फिर तो कंटिन्यूटी एक अलग बन जाएगी। और शुरू में क्योंकि आप एक नए विषय में प्रवेश कर रहे हो, तो कुछ शब्दों को जानना जरूरी है। जैसे मूल्य शब्दों को हमने समझा, मूल्यों के प्रकार को समझा, जो कि जैसे पारिवारिक मूल्य हमने समझ लिया, ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू समझ लिया। इस तरह से आगे जब पढ़ेंगे तो कल्चरल वैल्यूज, तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले मूल्य शब्द तो समझ में आ जाए, तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक में दे चुका हूं, हर एक क्वेश्चन बैंक पहला टॉपिक में दे चुका हूं, सारे टॉपिक को आगे देता रहूंगा। 8 टॉपिक से 8 टॉपिक्स प्रोवाइड कर देंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। बाहर से सिंगल पेज, नो नीड टू नॉक एनी डोर आउटसाइड फ्रॉम हियर, किसी और अन्य दरवाजे को खटखटाने की जरूरत नहीं है। एथिक्स नोट करोगे, सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव, जैसे मैं लिख रहा हूं उसी टाइप से लिखना। बीच में लिख रहे हो, अपने पेज के बीच में लिखो एथिक्स, उसके नीचे लो सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव। हम लोग सारे लोग सामान्य मानव हैं, जिनका नॉर्मल मेंटल हेल्थ और स्टेटस है, और हम लोग समाज में रहते हैं। क्लियर? 18 साल के हो तो अभी मत पढ़ना, ये वो 18 साल वाले लोग ऑप्शनल अभी नहीं पढ़ेंगे। अचानक हटाया है ना UPPCS, हो सकता है अगर अचानक हटा दिया IAS भी, संभावना इसकी प्रबल है, ध्यान रखना। जो चर्चाएं हैं वो जब अगर लग गया आपको देना है, फिर पढ़ लेना उसको। अभी GS तैयार कर लो अच्छे से 100%। क्यों भटकोगे? अब भटकना है तो फिर भटकते रहो।
का लिमिटेशन थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं। सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव, ऐच्छिक कर्म, नोट करोगे वॉलेंट्री एक्शन, पहला लिखोगे सोशल ह्यूमन बींग्स, इतना ही लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, वॉलेंट्री एक्शन, ऐच्छिक कर्म, नोट करोगे ऐच्छिक कर्म के सामने। इस पे सवाल जा सकता है यूपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में जा सकता है। व्हाट डू मीन बाई ऐच्छिक कर्म और वॉलेंट्री एक्शंस? डेलिबरेट एक्शन, विलफुल एक्शन, डेलिबरेट एक्शन भी बोल सकते हैं हम लोग। ऐच्छिक कर्म नोट करोगे, ऐच्छिक कर्म होता क्या है? जो कर्म सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, छोटा छोटा मैं लिख रहा हूं मगर आप उसको बाद में भी देख के कर सकते हो। जो कर्म सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से किया जाता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा से किया जाता है, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प की स्वतंत्रता से किया जाता है, उसे ऐच्छिक कर्म कहते हैं। ऐच्छिक कर्म को हम डेलिबरेट एक्शन या विलफुल एक्शन भी बोलते हैं। वॉलेंट्री एक्शन, एक्शंस विच आर परफॉर्म इंटेंशनली अकॉर्डिंग टू आवर फ्री विल इज नोन एज वॉलेंट्री एक्शन। नोट करोगे ऐच्छिक कर्म क्या है? जो कर्म हम सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से करते हैं, तो वो कर्म ऐच्छिक कर्म कहलाता है। टेक्निकल टर्म है ऐच्छिक कर्म, ध्यान रखना। हम इथिक्स में मानव के ऐच्छिक कर्म की बात करते हैं। ऐच्छिक, इसको सायास कर्म भी बोल सकते हो। सायास कर्म, इंटेंशनल डीड, वॉलेंट्री एक्शन, डेलिबरेट एक्शन, willful action. We can use such kind of words in place of the term voluntary action. ठीक है। अब बोल रहा है कि राइटिंग सही कीजिए। राइटिंग मैं बोल रहा हूं, उसके आधार पे अपनी राइटिंग सही कर लो। मेरी राइटिंग मत ठीक करो, अपनी राइटिंग ठीक करो। तुम्हें लिखना है, एग्जाम में आईएएस बनना है। मैं लिख रहा हूं तो रीड कर रहा हूं ऐच्छिक कर्म, तो लिख लो अब ऐच्छिक कर्म। सायास कर्म लिख रहा हूं तो सायास कर्म लिखो। सुन के तो लिख सकते हो ना, समझ में आया? तो अपने को ठीक करो, दूसरे को ठीक करने की जरूरत नहीं है। मैं 2 बार 3 बार इसलिए बोल रहा हूं, क्लियर? मैंने कहा ऐच्छिक कर्म ऐसे कर्म है। अब एक एक शब्द को देख देख कर लिखना है 20 बार। एक बार कर्म देखोगे, जो कर्म, तो एक बार ऊपर देखता है कर्म लिखा, फिर कर्म लिखा कॉपी में, फिर सोच समझ कर फिर देखा ऊपर में। इतना बच्चा बनोगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है, भारी दिक्कत है। पौआ नहीं बनना है। एक बार मैंने लिख दिया, मैंने बोल दिया, लिखो अब अपने मन से। जो कर्म सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से किया जाता है, वह कर्म ऐच्छिक कर्म कहलाता है। एक बार में नहीं लिखोगे, बाद में दोबारा फिर सुनना, तिबारा सुनना समय निकाल कर। बोलो, मैंने बोल दिया ना, पढ़ने के बाद छोटा छोटा लिख रहा हूं, तो इसलिए मैंने इसको बोल के समझा दिया। क्लियर? देखो, मानव के जो कर्म हैं, एक ऐच्छिक कर्म है, दूसरा अनैच्छिक कर्म होता है, अनायास कर्म होता है, अनैच्छिक कर्म। देखो, जो कर्म हम सोच समझकर जानबूझकर नहीं करते, अचानक हो जाता है, अचानक हमने उसके कोई उद्देश्य नहीं था, तो हम इसकी चर्चा इथिक्स में नहीं करते। जैसे मान लो अब बाजार में जा रहे हो और आप अपने धुन में जा रहे हो और आपका हाथ आगे वाले के व्यक्ति के हाथ से टकरा जाए, तो आपने, आपका ये जो कर्म था, ये आपने जानबूझकर सोच समझकर नहीं किया। हाथ टकरा गया तो हम इसको नहीं कहेंगे कि आपका कर्म अनुचित है, आपको दंड मिलना चाहिए। मगर अगर आपने जानबूझकर हाथ को दूसरे के हाथ से टच किया है कि थोड़ा टच हो जाए, हम कहेंगे ये तो जानबूझकर किया है। अब इसकी चर्चा जरूर होगी यहां पर इथिक्स में। और ऐच्छिक कर्म या तो उचित होगा या फिर अनुचित होगा।
तो अगर आपने जानबूझकर गलत काम किया है तो अनुचित होगा, और अनुचित होगा तो दंड की व्यवस्था होगी या निंदा की व्यवस्था होगी। दंड देंगे, निंदा करेंगे, अरे तुमने गलत किया है, अगर आपने जानबूझकर किया तो ध्यान रखना, हम इथिक्स में मानव के क्रियाकलाप या कर्म की चर्चा करते हैं, बट कौन सा कर्म? वैसा कर्म जो हमने सोच समझकर जानबूझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी इच्छा से किया है, ऐच्छिक कर्म, वो चर्चा होती है उचित है कि अनुचित है। अनायास कर्म का नहीं। आप बैठे हो और आपको बैठे बैठे अचानक छींक आ जाए, और छींक आ जाओ सामने वाले से टकरा जाओ, तो आपने ये प्लान्ड वे में तो नहीं किया ना, सोच समझ के तो नहीं किया ना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नहीं किया ना, तो हम इसको अनुचित कर्म नहीं करेंगे और आपको दंड देने की बात नहीं करेंगे। मगर आप प्लान्ड वे में चाहते हो कि ऐसा छींक मारे कि सामने वाले पे गिर पड़े, तब तो इसका मतलब आपने जानबूझकर गलत काम किया है अपनी इच्छा से, तो फिर दंड की बात होगी। तो हम इथिक्स में ध्यान रखना, सारे लोग इथिक्स में मानव के कर्मों की चर्चा करते हैं, कौन सा कर्म उचित, कौन सा कर्म अनुचित, बट कौन से कर्म की चर्चा? जो ऐच्छिक कर्म है। ऐच्छिक, सवाल है ऐच्छिक कर्म किसे कहेंगे? हम बोले ऐच्छिक कर्म वे कर्म हैं, पूछ सकता है 2 नंबर में, क्योंकि इथिक्स में इसी की चर्चा होती है, ऐच्छिक कर्म की, जो कर्म हमने जानबूझकर सोच समझकर किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया। कई बार लोग भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाते हैं और जानबूझ के दूसरे के शरीर को स्पर्श करते हैं, और दिखाता यह है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, सोच समझकर नहीं किया। हमारे कर्म को आप अनुचित नहीं करेंगे। अगर जानबूझ के टच किया है, इसका मतलब अनुचित कर्म है, और गलती से टच हो गया तो वहां इथिक्स की बात नहीं होगी कि राइट है कि रॉन्ग है। सॉरी बोल देते हैं, मामला सलट जाता है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? बोल दो सारे लोग। अभी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि वो पढ़ने में भी दिक्कत हो जाती है जो आपका कमेंट आता है। तो देखना, इथिक्स में हम सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्मों का, इथिक्स में हम सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म, मतलब वॉलेंट्री एक्शन का उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं, के रूप में निर्धारण करते हैं। इन इथिक्स वी डिसाइड राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ वॉलेंट्री एक्शन ऑफ सोशल ह्यूमन बींग्स। इन इथिक्स वी डिसाइड rightness and wrongness of voluntary actions of social human being should be clear। अब निर्धारण कैसे करेंगे इस पे अलग बात करेंगे, ध्यान रखना। निर्धारण करते, निर्धारण की आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारे ग्राउंड है ये निर्धारित करने के, कैसे राइट कैसे रॉन्ग, ध्यान रखना। अभी वो अभी आगे मिलता रहेगा। उचित का मतलब करना चाहिए, उचित का मतलब होता है नियम के अनुरूप, अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुरूप। अकॉर्डिंग टू रूल राइट, अगेंस्ट रूल, नियम के विपरीत अनुचित। नियम के विपरीत अनुचित मतलब नहीं करना चाहिए, नॉट ऑट टू डू। लिख लेना, इस एक पेज को ठीक से बना लेना, फेयर कर लेना बाद में। इस एक पेज से पूरा इथिक्स का फंडा, आपका बेसिक फंडा क्लियर हो जाएगा। हाँ, ऐसे चलना है हमें इथिक्स में। सारे लोग बताना, हम इथिक्स में जो सोशल ह्यूमन बींग्स है उनके वॉलेंट्री एक्शंस को राइट में और रॉन्ग में कैटेगराइज करते हैं। राइट मीन्स उचित का मतलब होता है नियम के अनुरूप, अनुचित का मतलब होता है नियम के विपरीत। उचित होता है उसे करना चाहिए, अनुचित जिसे नहीं करना चाहिए। मान लो 2 नंबर में या 3 नंबर में सवाल पूछ दे, उचित और अनुचित में अंतर बताइए, राइट और रॉन्ग। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग? राइट एंड रॉन्ग, तो कैसे करोगे राइट एंड रॉन्ग में? बोलोगे उचित ऐसे कर्म हैं, उचित ऐसे कर्म हैं जो नियम के अनुरूप हैं, जिनको करना चाहिए। अनुचित कर्म वे कर्म हैं जो नियम के विपरीत हैं, जिन्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए अनुचित है, जो करना चाहिए उचित है। 2 नंबर क्लियर? बोलो। और राइट और रॉन्ग शब्द का प्रयोग करो, अच्छा बुरा का नहीं, गुड बैड नहीं,
ट्रू फॉल्स नहीं, राइट एंड रॉन्ग, उचित या अनुचित, ज्यादा बेहतर शब्द है। उचित नियम के विपरीत होगा तो अनुचित हो गया, अगेंस्ट रूल रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू रूल राइट। राइट मीन्स ऑट टू डू, क्लियर, जो करना चाहिए। देखो जो करना चाहिए वही आदमी का कर्तव्य हो जाता है। पूछा जाए कर्तव्य, व्हाट डू यू मीन बाय ड्यूटी, संदर्भ को देखना, फिर ड्यूटी और राइट में भी अंतर बाद में देख लेंगे हम लोग। कर्तव्य, ऐसे मैं पूछ लूं कर्तव्य क्या है, सारे लोग बोलना कर्तव्य, ड्यूटी क्या है, सारे लोग बोलना ड्यूटी क्या है, कर्तव्य क्या है, एकदम ऐसे सरलतम शब्दों में बोलो आप, ड्यूटी क्या है। मैं पूछूं कर्तव्य क्या है, इससे जोड़कर बोलो। कर्तव्य वे हैं जो मनुष्य को करना चाहिए, जो करने योग्य है और जो करना चाहिए, लिख लेना अलग से, कर्तव्य जो करने योग्य, एबल टू डू एंड ऑट टू डू, ठीक है, सारे लोग बोलो कर्तव्य। मैं पूछ लूं कर्तव्य क्या है, बोलो जो करने योग्य है, एबल टू डू, और जो करना चाहिए वो कर्तव्य है। बोलो सारे लोग, ये कर्तव्य हो गए। मान लो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, ऐसे अपने सिलेबस में है भी, सेकंड पेपर में पढ़ोगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ना है भाग 4 में, 51 क वाले में पाठ में आता है, 11 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है। मैं पूछूं कर्तव्य क्या है, नागरिकों के लिए है मौलिक कर्तव्य, है ना। एक नागरिक होने के नाते जो हमें करना चाहिए, जो करने योग्य है और जो करना चाहिए, वो नागरिकों का मौलिक कर्तव्य हो गया। ये बोलो नागरिकों का कर्तव्य क्या है, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, नागरिकों का कर्तव्य है, जो करना चाहिए उनको। बोलो ये सुनो, सारे लोग बोलो। अब कई लोग मौलिक कर्तव्य को रटते हैं, अरे थोड़ा दिमाग लगा के, तो हमें राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए, कोई दिक्कत है। हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए। हमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, देना चाहिए, यह कर्तव्य है हमारा। अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, वो भी कर्तव्य है। बोलो ये सुनो, जो किया जाना चाहिए वो कर्तव्य हो गया। कितनी जगहों पे कर्तव्य, मूल्य, सारे शब्दों का गेम चल रहा है अभी, और इन शब्दों के बारे में लोग 2 लाइन बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मतलब 4 साल से दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, पूछ लो कर्तव्य क्या है, मामला साफ है उनका। इतना बड़ा टर्न पूछ रहे हो, पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस में, इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है, और यहां तो खूब पढ़ना है। मैं पूछूं सिविल सेवक का कर्तव्य क्या है, तो एक सिविल सेवक को जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नागरिकों की सेवा करे, कानून को ठीक से लागू करे, जो नियम, जो नीति और योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उनको ठीक से लागू करना चाहिए। एक सिविल सेवक का यह कर्तव्य है। ये सुनो, कर्तव्य जो एक सिविल सेवक होने के नाते उसे करना चाहिए। मैं पूछूं पुत्र का कर्तव्य क्या है, उसका भी कुछ कर्तव्य है जो उस पुत्र को करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये सुनो, पिता का कर्तव्य क्या है, जो पिता को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बच्चे को पढ़ा लिखा के सभ्य समाज का सभ्य नागरिक बना दे, पिता का कर्तव्य हो गया। हम सबका कर्तव्य है, हमारा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, हमें देशभक्ति को बढ़ावा देना चाहिए, राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, कर्तव्य हो गया। कितनी जगहों पे कर्तव्य शब्द का प्रयोग कर रहे हो, कोई वर्ष ऐसा नहीं है जब हम कर्तव्य शब्द का प्रयोग, मूल्य शब्द का प्रयोग न कर रहे हो, और एक से अधिक जगह पे कर रहे हैं। अगर शब्द का पता होगा तब ना करोगे वाक्य में प्रयोग, और शब्द का अर्थ ही नहीं पता है कर्तव्य किसे कहते हैं। देखो जो करने योग्य है, जो किया जाना चाहिए, और देखो पद और स्थिति कौन सा, पद प्लस स्थिति, जिस पद पे बैठे हो और जिस स्थिति में हो, अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशंस एंड अथॉरिटी, हमारा जो हमें करना चाहिए, ऑट टू डू, वही हमारा कर्तव्य हो जाता है। मान लो आप समाज में बहुत बड़े होलसेलर हो चावल के, तो एक पद पे बैठे हो टॉप लेवल पे, क्योंकि सबसे, तो आपका कर्तव्य बनता है कालाबाजारी न होने दें।
ये सुनो, प्रत्येक व्यक्ति का अपने प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। आपका अपने प्रति भी कर्तव्य है कि अपने को स्वस्थ रखो, ये आपका कर्तव्य अपने प्रति है। आपका कर्तव्य परिवार के प्रति भी है, आपका कर्तव्य समाज के प्रति भी है, आपका कर्तव्य राष्ट्र के प्रति भी है। आपको कुछ कुछ करना चाहिए, जो करने योग्य है वो आपका कर्तव्य हो जाता है। क्लियर? और ऑलरेडी गीता में कहा गया कर्तव्य का, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो निर्धारित कर्म है वही आपका कर्तव्य है। वर्ण और आश्रम, स्वधर्म वही आपका कर्तव्य है। आप जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो उसके अनुसार जो आपको करना चाहिए वही आपका कर्तव्य है, ऐसा गीता कहती है। स्वधर्म ही कर्तव्य है। स्वधर्म का मतलब वर्ण और आश्रम के अनुसार निर्धारित कर्म आपका कर्तव्य हो जाता है। अरे वो कर्मण्यवादी का रस्ते दूसरी चीज है। कर्मण्यवादी का रस्ते मां फलेषु कदाचन, वो अलग संदर्भ है। जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान दो। स्वधर्म का पालन करना ही कर्तव्य है, ऐसा गीता में कहा गया है। बोलो, तो ये कर्तव्य आता है। संदर्भ को देखो, हम इथिक्स में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले सामान्य मानव के ऐच्छिक कर्म का मतलब वो जो जानबूझकर सोच समझकर करता है, ऐसे कर्मों को हम उचित या अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। उचित का मतलब करना चाहिए, अनुचित का मतलब नहीं करना चाहिए। क्लियर? अब उचित कर्म करना चाहिए, इसका कोई अभ्यास कर ले, अभ्यास, प्रैक्टिस। अनुचित जो नहीं करना चाहिए इसकी प्रैक्टिस कर ले, अभ्यास, प्रैक्टिस। एरो देकर नीचे उतरना, जिस वे से स्ट्रक्चर बन रहा उसी तरीके से साइड में इन चीजों को किनारे करते रहना। सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाला सामान्य मानव, ऐच्छिक कर्म, उचित अनुचित, उचित नियम के अनुरूप, अनुचित नियम के विपरीत। उचित करना चाहिए, ब्रैकेट में इधर में कर्तव्य लिख लो। नहीं करना चाहिए, अब करना चाहिए नहीं करना चाहिए के नीचे लिखो अभ्यास, प्रैक्टिस। जब आप उचित कर्मों का अभ्यास करोगे तो अभ्यास से आदत बनती है। अभ्यास के नीचे लिख लो आदत, हैबिट। प्रैक्टिस से हैबिट बनता है, आदत बनती है प्रैक्टिस से, आदत, अभ्यास से आदत। पूछा जाए आदत कैसे बनता है हमारा? ठीक है, तो बाद में कुछ और बातें कर लेना, इसी में गप भी होने लगता है। कुछ और दूसरी दिशा में चले जाते हैं डिस्कशन को लेकर। मैं पढ़ा रहा हूं ड्यूटी, वो अपनी दुनिया में लगा हुआ है। अभी नया नया होगा, 16-17 साल का, अभी उसको लगा वो खान साहब ने 7,500 में दे दिया, चलो पढ़ के देखते हैं कुछ तो मिलेगा। बहुत मिलेगा, ठीक से पढ़ोगे तो 2.5 लाख वाले से ज्यादा मिल जाएगा। समझ में आया? तो देखो, मैं पूछूं आदत कैसे बनती है, तो आदत अभ्यास से बनती है। अभ्यास से आदत बनती है, ध्यान रखना, अभ्यास से आदत बनती है। तो देखो, अगर उचित कर्म, अच्छे कर्म करने का अभ्यास करोगे तो अच्छे काम करने की आदत हो जाएगी। अच्छे काम करने की क्या बन जाएगी? आदत। और आदत से ही चरित्र बनता है, चरित्र। पूछा जाए चरित्र का निर्माण, कैरेक्टर का निर्माण कैसे होता है? चरित्र। पूछा जाए चरित्र कैसे बनता है, तो बोलोगे चरित्र का निर्माण आदत से होता है। आदत कैसे बनती है? अभ्यास से बनता है। अभ्यास से आदत बनेगी, आदत से चरित्र बनेगा। ध्यान करना, फिर से बोलना, अभ्यास से आदत, आदत से चरित्र। और जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण होगा। जैसा चरित्र वैसा आचरण। चरित्र के नीचे लिखना, अब यहां पर नीचे में मैंने कहा आदत, ये पहले लिखो आप अभ्यास, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आदत बनी, हैबिट, हैबिट से चरित्र बना, चरित्र के अनुसार आचरण होगा। इधर में भी फिर से मैं एक साइड और लिख रहा हूं, अभ्यास, अभ्यास से आदत,
आदत से चरित्र, चरित्र के अनुसार आचरण। अगर मान लो अनुचित कर्म है, इधर साइड में अनुचित कर्म है और इधर साइड में हमने उचित कर्म लिख रखा है, उचित कर्म, उचित। तो देखो आचरण जो है, हम किसी के आचरण को देखकर उसके चरित्र का अनुमान लगा लेते हैं। अगर किसी का चरित्र पता लगाना हो कि इसका चरित्र कैसा है, तो आचरण देखोगे। अगर अच्छा आचरण कर रहा है कहोगे सच्चरित्रवान है, और बुरा आचरण कर रहा है तो कहोगे ये दुष्चरित्र आदमी है। चरित्र जो है आंतरिक पक्ष है, ये आंतरिक है, और आचरण जो है उसका बाह्य पक्ष है, बाहरी पक्ष है। इट्स कैरेक्टर इंडिकेट्स इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड कंडक्ट इज द एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ये बताओ, किसी के आचरण को पता लगाना हो तो क्या देखोगे उसका? किसी के चरित्र का पता लगाना हो तो क्या देखोगे? उसके आचरण को देखोगे। अगर आचरण ठीक है तो कहोगे इसका चरित्र ठीक है। तो दुनिया में दो टाइप के लोग दिखाई देते हैं। कुछ लोगों ने उचित कर्म का प्रैक्टिस करके आदत बना लिए, उसी के अनुसार उनका चरित्र हो गया, आदत बन गई, आचरण करते हैं। तो जिसने जीवन में उचित कर्मों की प्रैक्टिस करके आदत बना ली है, तो आदत जल्दी बदलती नहीं है, आदत बनी रहती है। आदत को बदलना बड़ा कठिन काम होता है। और कई लोगों ने जीवन में शुरू में ही अनुचित कर्मों का अभ्यास कर लिया है, अभ्यास करके आदत बना ली। आदत जीवन का अंग बन जाता है, जीवन का अंग बन जाता है। ध्यान रखना, जो भी आदत होगी जीवन का पार्ट बन जाता है। बड़ा मुश्किल होता है बदलना आदत को, बहुत प्रैक्टिस करोगे तब बदलेगा, अदरवाइज नहीं बदलेगा। और जैसी आदत वैसा चरित्र। मान लो कई लोगों को फूकने की आदत है, जहां जाएंगे वहां वो फूकना शुरू कर देंगे। शुरुआत में क्या किया, मतलब हम एक तरीके से इसे अनुचित कर्म कहेंगे, उसका प्रैक्टिस कर लिया, 2 बार 10 बार 20 बार फूक लिया ना, तो आदत बन गई। अब उसके चरित्र का पार्ट हो गया। जहां जाएगा मौका मिलेगा, गाली 10 मिनट के लिए रुकेगी, फूक कर वापस आ जाएगा, चरित्र का पार्ट हो गया ना। अभ्यास कर लिया 20 बार। कई बार लोग बचपन में बच्चों को गलत बोलने की आदत दिखाते हैं, सिखाते हैं। बच्चा शुरू में झूठ एक बार बोला, अनुचित कर झूठ बोलना, 1 बार 2 बार 10 बार, 2 4 10 बार बोल लिया तो उसकी प्रैक्टिस कर लिया, उसने प्रैक्टिस कर लिया तो आदत बन गई, आदत बन गई तो चरित्र हो गया। अब उसके चरित्र का पार्ट हो गया। अब बाहर निकलता है झूठ ही बोलता है, अब वैसा ही आचरण करेगा। बच्चे को कभी भी कोई गलत काम मत सिखाओ। अगर आपने गलत कर्मों का अभ्यास करा दिया उसको, तो आदत बन जाएगी। बाद में आप सब सोचोगे कि सही बोले, बहुत मुश्किल काम है। उसके चरित्र का अंग बन गया, और जैसा चरित्र होगा वैसा आचरण करेगा। वो जहां जाएगा वहां झूठ बोलेगा। भारत में रहेगा तो झूठ बोलेगा, घर पे जाएगा तो झूठ बोलेगा, दिल्ली में रहेगा, विदेश भी जाएगा वहां पे भी झूठ ही बोलेगा, क्योंकि आदत बन गई है ना। जिसको खैनी खाने की आदत बन गई है वो खैनी खा ही लेगा। कई सारे लोग खैनी खाते हैं, फूंकते हैं, और आदत बन गया। छोड़ना बड़ा कठिन काम होता है। इसलिए हमेशा बच्चों को उचित कर्मों का अभ्यास कराओ, प्रैक्टिस कराओ, तो आदत बन जाएगी। आदत के अनुसार चरित्र बनेगा, उसी के अनुसार उनका आचरण होगा। और देखो इसी में वो आदमी सद्गुणी हो जाएगा, सद्गुणी, और ये हो जाएगा दुर्गुणी। ये वर्चुअस पर्सन हो जाएगा। वो ये वर्चू होगा, वो वाइस होगा, वर्चू एंड वाइस। इसको बोलेंगे, ऐसे आदमी को हम कहेंगे पुण्यात्मा है, ये आदमी सद्गुणी है, ये सज्जन टाइप का आदमी, हम उसको सज्जन बोलेंगे, सज्जन आदमी है। ये जो गलत काम करने की प्रैक्टिस कर रखा है, इसको हम बोलेंगे दुर्गुणी आदमी है, दुर्गुणी है, ये पापात्मा है, पापात्मा। ये ना सज्जन नहीं, ये निगेटिव आदमी है, हम ऐसा बोल सकते हैं। कई लोगों ने जीवन में गलत काम करने की प्रैक्टिस कर ली, आदत बन गया, जहां जाएगा वो करेगा ही करेगा, आचरण करना ही करना है। तो मान लो अगर कभी पूछ ले आचरण और चरित्र में क्या अंतर है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंडक्ट एंड कैरेक्टर, तो हम बोले चरित्र मानव के जीवन का आंतरिक पक्ष है और आचरण बाह्य पक्ष है। हम किसी व्यक्ति के आचरण को देखकर उसके चरित्र का अनुमान कर लेते हैं।
आचरण देखेंगे और चरित्र का अनुमान करेंगे, इसका चरित्र अच्छा है कि बुरा है। ये सुनो, सारे लोग बोलो। और देखो, आदमी का आचरण बदलता है, ये आचरण और चरित्र भी बदलता है। चरित्र और आचरण बदलने के लिए बहुत अच्छी संगति चाहिए। हो सकता है किसी व्यक्ति ने बचपन से खूब अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हो, आदत बहुत अच्छी हो, उसका चरित्र बहुत अच्छा हो, उसका वो बहुत अच्छा अच्छा आचरण करता हो, परंतु दिल्ली आने के बाद उसकी संगति खराब लोगों से हो गई, तो उसकी आदत भी बदल जाएगी, उसका चरित्र बदल जाएगा, उसका आचरण भी उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो हमेशा संगति अच्छे लोगों की रखो। सैकड़ों लोगों की संगति नहीं चाहिए, अच्छे किताबों की संगति रखो, अच्छे मित्रों की संगति रखो, अच्छे लोगों की संगति रखो। तो अगर आपकी संगति ठीक है, और ये अगर आपने बचपन से कुछ गलत भी आदत डाल रखी है, वो सब सुधर जाएगा यदि संगति ठीक है तो, और नहीं तो पापात्मा और दुर्गुणी की संज्ञा पाएगा वो आदमी। क्लियर? तो आज देखो, कई ऐसे लोग हैं जो पढ़ने लिखने में बड़े तेज हैं, फास्ट है, जो पढ़ता याद कर ले, लिखने में भी तेज है, पढ़ने में भी तेज है, परंतु उसकी आदतें बड़ी खराब हैं। उसने बचपन से कई ऐसी ऐसी आदत डेवलप कर ली है जो ठीक नहीं है। उसका चरित्र वास्तव में ठीक नहीं है, वो आचरण भी ठीक नहीं करता है, गलत गलत कामों में इन्वॉल्व है, आचरण बहुत अच्छा नहीं, बट पढ़ने लिखने में तेज है। ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे जो पढ़ने में लिखने में बड़े फास्ट है, लिखता बहुत अच्छा है, पढ़ते ही याद भी कर लेता है, परंतु उसका काम जो है ना, झूठ भी बोलता है, एक दो लोगों को चूना भी लगा देता है, झूठ बोलकर पैसा भी इधर से उधर कर लेता है। तो आज प्रशासन में ऐसे लोगों की भी संख्या हो गई है जिन्होंने प्रैक्टिस ही गलत चीजों की कर रखी है, और वो प्रशासन में आ गए, बन गए अधिकारी। आदत उनकी ठीक नहीं है, गलत काम करने की भी आदत है, परंतु चूंकि पढ़ने लिखने में तेज हैं, लिखने में तेज हैं, बोलने में तेज हैं, आईएएस बन गए अधिकारी। तो ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए अगर प्रशासन में आ गए तो हम नाना प्रकार की व्यवस्था करते हैं, नाना प्रकार की व्यवस्था, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स हमने उसको कर रखा है कि आदमी सुधर जाए। अगर कोई इस टाइप का आदमी आ गया है प्रशासन में, अधिकारी बन जाए, तो उसको सुधार देंगे हम। सीबीआई है, एसीबी है, कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा है हमने, कोड ऑफ एथिक्स बना रखा है, सिटीजन चार्टर बना रखा है, सीबीसी है, ईडी है, ये सुनो, हमने नाना प्रकार का उपाय, सूचना का अधिकार है, हमने इतने उपाय कर रखे हैं कि अगर कोई गलत काम करने वाला आदमी, गलत जो है वास्तव में, और पढ़ने लिखने में अच्छे से लिख लिया, अच्छे से बोल लिया, इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो गया, तो हम बाहर से हमने इतना उपाय कर रखा है कि आदमी को सुधार ही देंगे उसको। सिटीजन चार्टर है, काम करो, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, हम बाउंड कर देंगे उनको, सुधर जाओ। और नहीं सुधरेगा तो कभी ना कभी किसी न किसी एजेंसी के रडार पे आ जाएगा, ग्रिप में आ जाएगा, तो जितना गलत किया सब एक बार में वसूली हो जाएगी। और कई सारे ऐसे लोग वसूली आ रहे हैं कि नहीं ग्रिप में, झारखंड में देख लो, कई जगहों पर लोकायुक्त है, कई जगहों पे ऐसे लोगों को ग्रिप में लेता है, एसीबी और सीबीआई है। तो हमने हमारा टॉपिक नंबर 7 और 8, अगर इथिक्स का टॉपिक देखो, वो 7 और 8 में ऐसे कई टॉपिक हैं जहां उन उपायों की चर्चा है कि यदि कोई अनुचित काम करने वाला व्यक्ति जिसका चरित्र ठीक नहीं है, परंतु पढ़ने लिखने में तेज होने के कारण, बोलने में तेज होने के कारण सेलेक्ट हो गया है, उनको रास्ते पे ला देंगे हम। इतना उपाय है रास्ते पे लाने का, किसी न किसी एजेंसी के तो ग्रिप में आएंगे। और अब हम लोगों ने यह भी काम कर रखा है, P4 का कॉन्सेप्ट आ रहा है। P4 का मतलब है, P4 का मतलब है कि प्रमोशन, पेंशन और पेमेंट, ये परफॉर्मेंस के बेस पे होगा। परफॉर्मेंस, अगर आपका प्रदर्शन ठीक है, मान लो आप आईएएस अधिकारी बन गए और या अधिकारी बन गए और आपका प्रदर्शन ठीक है, तभी आपको ठीक से प्रमोशन मिलेगा, पेमेंट भी मिलेगा
और पेंशन भी मिलेगा। और अगर प्रदर्शन ठीक नहीं है तो समय से पहले जबरन रिटायर कर देंगे, जबरन रिटायर, जाओ भाई बाहर, दूसरे को आने दो। अभी कंपल्सरी रिटायरमेंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट नहीं, जबरन रिटायरमेंट। सरकार ने सैकड़ों अधिकारियों को जबरन बाहर कर दिया, सैकड़ों सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को। क्यों? उनका प्रदर्शन अप टू द मार्क नहीं था। अपेक्षा करिए आप अच्छा प्रदर्शन करो, खूब अच्छा करके दिखाओ, तो भले ही उनकी स्थिति ऐसी रही हो, परंतु हमने इतना उपाय लगा दिया है कि उनके चरित्र को भी सुधार देंगे, उनके आचरणों को सुधार देंगे अगर ऐसे लोग आ गए हैं तो। ध्यान करना। और जो अधिकारी इस दिशा में है वो तो करेगा ही करेगा, उसने प्रैक्टिस ही अच्छी चीजों को कर रखी है। ऐसे लोगों को जहां पे भी भेज दोगे वो अच्छा ही काम करेंगे, क्योंकि उनका चरित्र है अच्छा काम करना, उनकी आदत पड़ी है अच्छा काम करने की। गलत काम करने की आदत पड़ी है तो हमने उपाय लगाया कि इनको सुधारा कैसे जाए, तो सुधारने का हमने नाना प्रकार का उपाय लगा लिया। क्लियर? तो बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो। एक लिख रहा है टाइम हो गया। अब देखो उसको अभी 11:40 हो रहा है, अभी 41 हो रहा है, और बोल रहा है टाइम हो गया। अभी होगा कम से कम 21 साल 22 साल का। मैं कहूंगी तुम्हारा भी टाइम हो गया है, तुमको तो इससे में IAS बन जाना चाहिए था 22 साल में। टाइम तो बहुत चीजों का हो गया है, ये सुनो। और ध्यान रखना, अगर ठीक से पढ़ोगे नहीं तो टाइम बहुत चीजों का चला भी जाएगा। जब जाना होगा वानप्रस्थ अवस्था में तो जाओगे गृहस्थ अवस्था में। कई सारे लोग 40 साल में जाते हैं गृहस्थ अवस्था में। तो टाइम हो गया, तो टाइम तो आपके सिलेक्शन का भी हो गया है, उस पर ज्यादा ध्यान दो। या किसी को और टाइम हो गया, किसी को और टाइम दिए हो तो बात ही अलग बात है। कई लोग टाइम दिए रहते हैं कि 11:45 में आपसे बात करेंगे हम फोन पे, वो अभी से 11:41 में ही परेशान है कि 45 में कहीं कॉल आ गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। इतना फिक्र है टाइम का, इतनी फिक्र होगी तो पहले अटेम्प्ट में IAS बन जाओगे। टाइम का इतना फिक्र रखोगे तो पढ़ते वक्त टाइम का फिक्र मत रखो, और किसी समय में टाइम का फिक्र रखो। पढ़ते वक्त पढ़ते रहो। लिख रहा है टाइम हो गया है। टाइम तो तुम्हारा बैंड बाजा बारात का भी हो गया होगा। घर वाले सोच रहे होंगे कि अब इसका बैंड बाजा बताए, बट कोई आता ही नहीं होगा। आप चाहे जितने योग्य हो, जितने भी चरित्रवान हो, समाज पूछता नहीं है। और IAS बन गए ना तो बगल का जो सबसे विरोधी होगा ना वो भी आके सबसे पहले माला पहनाएगा। सारे विरोधी पक्षकार हो जाते हैं सब। तो ये ध्यान रखना, इसका संबंध ध्यान रखो। अभ्यास से आदत बनती है। आदत का निर्माण किससे होता है? अभ्यास से। जब किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं तो आदत बनती है। आदत हो गई तो इसका मतलब आपका चरित्र डेवलप हो गया, और जैसा चरित्र होगा वैसा ही आचरण होगा। तो चरित्र का पता लगाना हो तो हमें आचरण को देखना चाहिए। जिस व्यक्ति ने उचित कर्मों का अभ्यास करके आदत बना ली है, उसका चरित्र उन्नत चरित्र हो जाता है, वो सच्चरित्रवान व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति को हम सद्गुणी व्यक्ति बोलते हैं, उसको पुण्यात्मा बोलते हैं। जिसने अनुचित कर्मों का, गलत कर्मों का अभ्यास करके आदत बना ली है, उसका चरित्र दुष्चरित्र होता है, वो दुर्गुणी आदमी होता है, वो पापात्मा होता है। उसके आचरण में हमेशा कुछ ना कुछ कमी रहेगी, गलत काम करता रहेगा। क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर। इज इट क्लियर? ओके, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं। अब कल से कुछ और शब्दों को समझेंगे, और समझने के बाद हम लोग पहला जो टॉपिक है अपने सिलेबस का, पहला टॉपिक ये है, ध्यान रखना, पहला टॉपिक है अपना ये नीतिशास्त्र मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। हम लोग कल इस टॉपिक को देखेंगे। एसेंस, ये शब्द को देखेंगे। एसेंस एसेंस को देखेंगे। एसेंस ऑफ इथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, हम यही शब्द को देखने जा रहे हैं। यहां पे सीधा मिल रहा है मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व। इस पाठ को हम लोग, ये पहला पाठ हुआ, इसको हम लोग कल देखेंगे।
मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का साथ। इन अदर वर्ड्स, एसेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस। इसकी विवेचना हम लोग कल देखेंगे। उसके बाद हम उसके निर्धारक देखेंगे, उसके बाद परिणाम, एक एक टॉपिक को लेते चलेंगे, आयाम देखेंगे, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र देखेंगे। ऐसे आपको समझ में आता रहेगा कि हमने एक एक टॉपिक को कवर किया है, कोई टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। सिलेबस अपने हाथ में रखो, डाउनलोड करके सिलेबस रख लो अपने टेबल पे जहां पढ़ रहे हो आप। और आईएएस का सवाल मैं दे चुका हूं, सवाल रखो, सिलेबस रखो, और जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ते चले जाओ, आनंद लो। ठीक है, तो हम लोग शेष पक्षों को कल देखेंगे। थैंक यू।